Okay. Brilliant. Can you tell why they are coming to Shimla? It's a boot camp. There's a boot camp जिसका notice आपको ही मिला होगा, उसका form मिला होगा. So it's a boot camp which will last for 1 week. So इसके लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं. Like people who are joining in are going to meet us in Shimla boot camp के लिए. एक हफ्ते का हो जहाँ पे आपको सारे faculties मिलेंगे. मैं स्विग्या सर, मैम, खुशबू मैम. So the faculties will just you'll get to meet them. कुछ पढ़ेंगे वहाँ पे and we'll be discussing number of things. ठीक है, all right. चलो, let me start the. All right, Vidya, let me. Vidya, you belong to which particular state? Himachal or somewhere else? Ajay, Swarnim, good evening. This is for specifically of Himachal. बाकी बच्चों के लिए भी होगा बाद में. अच्छा हाँ, उत्तराखंड वालों के लिए सेपरेटली होगा. Okay, just give me a minute. एमपी वालों के लिए आप एक तो घर पे आएंगे मिलने के लिए. Alright, so this is a chapter we're going to start with excretory product and their elimination. अभी मेरी यहाँ पे आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, अब दिख जाएगी. 2 मिनट रुक जाओ. Correct. So you have this excretory product and their elimination. This is the name of the chapter. अब ये chapter आपके लिए बहुत important है because again इस chapter में से आपके काफी अच्छे questions आपके बन के आ जाते हैं. So roughly we have seen 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके आ जाते हैं. सो आप मान लो 8 से 12 मार्क जितना कंटेंट आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा. सो अगेन इट्स अ वेरी गुड चैप्टर, चैप्टर व्हिच हैज अ हाई वेटेज एक्चुअली. सेकंड, आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है. ठीक है, राइट. So in a chapter from which why it is happening like this. A chapter from which you can expect around like 2 to 3 questions again. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एनिमल फिजियो का, एंड चैप्टर जिसमें कंटेंट काफी ऐसा है जो आपको समझना पड़ेगा. ये एक ऐसा चैप्टर है क्योंकि हार्ट का वाला जो कंटेंट है वो काफी ऐसा होता है जो हमने पहले भी पढ़ा था लोअर क्लासेस के अंदर. 4 चेंबर होते हैं, कहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, वी नो ऑल दोस थिंग्स. ये भी हमने पढ़ा है बट यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ते हो. सो दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी स्लाइटली, अगर मैं कंपेयर करता हूँ मेरे 6 चैप्टर जो है मेरे एनिमल फिजियो के, इस चैप्टर में काफी अच्छा कंटेंट आपको मिलता है समझने के लिए. सो जस्ट पे अटेंशन एंड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस, राइट. सो आपकी बॉडी करती क्या? सो बेसिकली आप योर किडनीज, दैट्स व्हाट वी विल टॉक अबाउट. जब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में तो किडनी आपका पहला टर्म आपके दिमाग में आना चाहिए. अब किडनी बेसिकली आपका क्या निकालती है बॉडी के बाहर? इट इज नोन टू थ्रो आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट. दैट्स व्हाट द किडनीज आर नोन फॉर. ये आपके बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालते हैं, राइट. सो वॉट एवर द मेटाबॉलिक वेस्ट यू हैव इनसाइड द बॉडी, इसको बॉडी के बाहर निकालना जरूरी है, जो हमेशा आपकी बॉडी में बनता रहेगा. एंड ये करने के लिए आपकी किडनीज आपके यहाँ पे हेल्प करती है. ये काफी सिंपल या जेनेरिक तरीके से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा वो करती है, बट अभी हम डिटेल में देखेंगे कि आपका वहां पे करा कैसे जाता है. नाउ, elimination of metabolic waste product from the animal body regulate the composition of body fluid and tissues is called as my excretion, right. These waste products include ammonia, uric acid, urea, carbon dioxide, ions, CLNs, phosphatans, sulfates. So ये सब चीजों का बॉडी के बाहर आप निकाल लो और उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे excretion. और क्योंकि हम excretion यहाँ पे सीख रहे हैं in terms of human beings, किडनी इज अ स्ट्रक्चर विच विल प्ले अ वाइटल रोल इन कैरिंग आउट द एक्सक्रीशन, और उसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे. बट उसके पहले हम ये समझते हैं कि आपके किस किस टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं. व्हाट काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आई विल फाइंड इन द एनवायरमेंट. सो अगर मैं बात करता हूँ अबाउट माई नाइट्रोजनस वेस्ट. अच्छा, और कोई चीज समझना है तो पूछ लेना. अरे किसी ने हैंड रेज किया हुआ है. अच्छा, ये पुराना हैंड रेज है. ओके, राइट.
लेट्स टॉक अबाउट सम नाइट्रोजनस वेस्ट आपके यहाँ पे। अब जब आप बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, तो आपको कुछ वेस्ट आपका मालूम है, यू कैन हैव समथिंग लाइक अमोनिया। सो अमोनिया एक आपका होता है एज नाइट्रोजनस वेस्ट। देन आपका एक हो जाएगा यहाँ पे यूरिया, एंड देन यू हैव समथिंग लाइक यूरिक एसिड। These are different kind of my nitrogenous waste. अब आपको याद, सबसे सिंपल हमारे बारे में बात करते हैं, फिर हम बाकियों का देखते हैं। हमारे बॉडी में से या आपके यूरिन में से जो चीज पास होती है वो आपका यूरिया होता है। यूरिया इज वन ऑफ द वेस्ट विच इज बीन थ्रोन आउटसाइड द बॉडी इन द ह्यूमन बींग्स। तो हमारे अंदर यूरिया जो होगा वो आपके बॉडी के बाहर निकाला जाएगा। सो ह्यूमंस के अंदर हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, राइट। So I can clearly say that urea is something I'll be finding excreted by my mammals. So mammals के अंदर आपका यूरिया यहाँ पे आपका एक्सक्रीट किया जाता है। Someone has a question. Nahi, Sachin Kumar is saying good morning, good evening. Okay, so you'll have mammals will be excreting out the urea यहाँ पे. Then you have a uric acid and ammonia. अब यहाँ पे आप एक बात कह रहे थे कि अमोनिया जो आपको यहाँ पता है ये आपका सबसे ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट होता है। अगर तीनों को मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ ना, तो सबसे टॉक्सिक जो यहाँ पे वेस्ट आपको यहाँ पे आएगा, दैट्स गोइंग टू बी अमोनिया। सो अमोनिया हैज टू बी द मोस्ट टॉक्सिक वन। तो याद रखना, अमोनिया आपके यहाँ पे रहता है आपका मोस्ट टॉक्सिक। पहली बात, इसको एक्सक्रीट कौन करता है? इसको एक्सक्रीट करते हैं मेरे यहाँ पे बोनीफिशेस, माय एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, एंड इवन यू कैन से एक्वेटिक एम्फीबियंस, ये सब लोगों ने एक्सक्रीट करना है अपना यहाँ पे आपका अमोनिया। नो द थिंग इज कि अमोनिया आपका टॉक्सिक है, इसे वेस्ट जो निकाल रहा बॉडी के बाहर वो आपके यहाँ पे है। फिशेज आपकी हो गई, एक्वेटिक इंसेक्ट आपका हो गया, एम्फीबियंस आपके हो गए। एक्वेटिक एम्फीबियंस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ माय टैडपोल। टैडपोल इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जहां पे आपको देख पाओगे कि आपका अमोनिया बॉडी के बाहर निकाला जाएगा एज अ वेस्ट। ओके, सो दिस विल बी एग्जांपल कैन बी माय टैडपोल। यहाँ पे ये आपके बॉडी पर यहाँ पे निकाल रहा होता है। ओके, then you have, so that is the only thing first of all you have to know। पहले तो इतना रखो कि कौन सा सबसे ज्यादा टॉक्सिक है यहाँ पे। देन अगर मैं बात करता हूँ यूरिक एसिड के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट द यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड आपको यहाँ पे होता है लीस्ट टॉक्सिक। ये आपका यहाँ पे होगा लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक आपका जो रहता है वो आपका यूरिक एसिड रहता है। अब इसको बॉडी के बाहर कौन कौन निकालता है? सो यू विल फाइंड रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। योर रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आपका यहाँ पे यूरिक एसिड को बॉडी के बाहर निकालेंगे। सो आपको एग्जांपल्स यहाँ पे याद रखने हैं कि अमोनिया को निकालने के लिए जो यहाँ पे आ रहे हैं ना एग्जांपल, वो सारे पानी में रहने वाले हैं। और बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर द एग्जांपल ऑफ दोज एनिमल्स व्हिच आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिक एसिड। अब अमोनिया के बारे में आप एक बात याद रखना, अगर मुझे बॉडी के बाहर अमोनिया को निकालना है तो मुझे चाहिए बहुत सारा पानी। मुझे अगर अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालना है then मुझे चाहिए बहुत सारा पानी। इट इज वेरी इजीली soluble in water and then you can throw it out along with the water। अब पानी किसका होता है? जो पानी में रह रहा है। So bony fishes, aquatic insect, amphibians, aquatic amphibians are the one they are living in water, so they will have excess of water, और इसलिए वो आप अमोनिया को बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं। और याद रखना, अमोनिया काफी टॉक्सिक है, तो उसे आप रख नहीं सकते लंबे टाइम के लिए, जैसे ही बना उसे आप निकालोगे। एंड अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए यू नीड टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर, राइट। यूरिया जो होता है ये आपका मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, मतलब इतना टॉक्सिक नहीं होता है, ये मॉडरेट अमाउंट में होता है। और हमारे अंदर यूरिया ही बनाया जाता है और इसको बॉडी के बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप चाहते हो पानी को कंजर्व करना, मतलब अगर आप रेप्टाइल्स और बर्ड्स को देखते हो ना, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर याद रखना दैट इनके पास इनका जो वेस्ट होता है ना, अगर आपने कभी बर्ड का फीकल वेस्ट देखा होगा, इट्स लाइक अ पेस्ट। अगर आपने कभी बर्ड का फीकल वेस्ट देखा है, खिड़की में आके बैठता है जब भी वो, अगर घर पे पेट है तो इट्स लाइक अ पेस्ट की तरह होता है वो। तो यहाँ पे आपका सबसे कम अमाउंट में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आपके बर्ड्स रेप्टाइल्स का जो वेस्ट होता है ना, इट्स लाइक अ पेस्ट, एंड यहाँ पे आपका लीस्ट अमाउंट में पानी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा पानी तो ये लोग कंजर्व कर रहे होते हैं, राइट। और अमोनिया के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। सो इफ आई एम एक्सक्रीटिंग आउट यूरिक एसिड, देन मेरा पानी का लॉस कम होगा। देखो, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए आपको पानी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ पे कम इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आपको याद रखना है यहाँ पे। और यूरिया के साथ क्या होता है, यूरिया के साथ जो हम लोग वेस्ट को जो जिसे हम लोग एक्सक्रीट करते हैं,
एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर का लॉस यहाँ पे आपका होता है, एक सर्टेन मॉडरेट अमाउंट का पानी आपका यहाँ पे लॉस होगा। ओके, लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक। अमोनिया आपका सबसे ज्यादा टॉक्सिक यहाँ पे होता है, यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक वन। The process of removing ammonia is called as ammonotelism. The process of removing ammonia is called ammonotelism, and organisms that excrete ammonia are called as ammonotelic organisms. So bony fish, aquatic amphibians, and insect, ये सारे आपके अमोनिया को रिमूव करते हैं। They are the one which are going to remove the ammonia from the body. अब आपको याद कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, याद रखना सब लोग। It is going to be highly toxic. ये आपका होगा highly toxic. It requires more amount of water. More water is needed for its excretion. और इसको बनाने के अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए you don't have to spend high amount of energy यहाँ पे। Please raise your hand to ask a question. More water is needed for excretion, and उसके साथ साथ you should know very carefully यहाँ पे that energy expenditure मतलब एनर्जी को यहाँ पे ज्यादा खर्च नहीं किया जाता है। एनर्जी एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी लेस। यहाँ पे ज्यादा आपको बहुत खर्चा नहीं करना होता एनर्जी का इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखना। हाईली टॉक्सिक है, बहुत वाटर की यहाँ पे जरूरत पड़ती है इसे बॉडी के बाहर निकालने के लिए, एंड एनर्जी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपका बहुत कम होता है। सो दीज आर द 3 थिंग्स यू शुड नो अबाउट माय अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट। देन आफ्टर दैट यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पे यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ फिश, यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ टैडपोल। अब टैडपोल जो आपको यहाँ पे दिया गया है, द टैडपोल यू हैव, जब तक वो टैडपोल है तब तक वो अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा। जैसे यहाँ पे टैडपोल कन्वर्ट होता है मेरे यहाँ पे फ्रॉग के अंदर, as soon as my tadpole convert into a frog, ये यहाँ पे एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा अपने अमोनिया को, इट विल एक्सक्रीट आउट द यूरिया। याद रखना, जब तक वो टैडपोल था तब तक अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। जैसे वो फ्रॉग बन गया, द फ्रॉग इज गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया, हमारे तरह ही इट इज गोइंग टू एक्सक्रीट आउट योर यूरिया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, डिफरेंस आपको मिलता है यहाँ पे। टैडपोल will excrete out the ammonia, it will turn into a frog, and the frog will have now it will actually start releasing out the urea यहाँ पे। क्योंकि फ्रॉग आपका लैंड पे भी रह रहा होता है, so उसको पानी इतना ज्यादा मिल नहीं रहा होता, so इसलिए फ्रॉग will not depend on the formation of a urea और वो बॉडी के बाद निकालेगा। ठीक है, चलो ये हम बाद में देखते हैं। Let's have a look at this. So now you have different other group of animals, that is my uricotelic animals. यहाँ पे हम बात करेंगे उन एनिमल्स के बारे में जो आपका यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। द एनिमल्स जो एक्सक्रीट आउट द यूरिया, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। द ऑर्गेनिज्म दैट रिलीज द यूरिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट आर कॉल्ड एज माय यूरियोटेलिक मैमल्स एनिमल्स। इसमें आपके मैमल्स आ जाएंगे एंड जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी आपके यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब फ्रॉग और मैमल्स आर द बेस्ट एग्जांपल जो आपका यूरिया को बॉडी के बाहर निकालते हैं। अब यूरिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए एक बात याद रखना, यहाँ पे आपको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। So water is getting conserved यहाँ पे, या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे moderate amount of water is required. Moderate amount of water is needed. तो एक certain amount of water की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए, right? Comparatively less toxic than the ammonia. याद रखना, comparatively less toxic than ammonia. So comparatively इसका जो टॉक्सिसिटी यहाँ पे होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपका कम होता है, मगर आप कंपेयर करते हो तो मतलब कंपेयर टू अमोनिया इट्स गोइंग लेस टॉक्सिक। इसको बनाने में आपको खर्चा लगता है, सो याद रखना, टू मेक द यूरिया देयर विल बी एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो ये करने के लिए आपको यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर आपके यहाँ पे होगा। सो मेक द यूरिया यू हैव टू हैव एनर्जी एक्सपेंडिचर, सो energy expense is more. Energy expense is more. ये करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है यहाँ पे, you have to invest some energy यहाँ पे। ठीक है, अब आपको अगर मैं मैमल्स की बात करता हूँ ना, तो हमारे अंदर क्या होता है, आप ये बात हमेशा याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर यूरिया बनाया जाता है लिवर के अंदर। तो लीवर आपका होता है साइट, और लीवर आपका वो लोकेशन होता है जहां पे आप अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हो। तो लीवर आपका वो लोकेशन आपकी बॉडी के अंदर जहां पे क्या कर रहे हो, आपका जो अमोनिया होगा, the ammonia you have, that ammonia will get converted into your urea.
दैट अमोनिया जो आपका यहाँ पे होता है आप उसे यहाँ पे यूरिया में आप कन्वर्ट करते हो। सो ये चीज याद रखना कि आपका लीवर यहाँ पे क्या करता है, लीवर आपके अमोनिया को यूरिया में अपना यहाँ पे कन्वर्ट करता है। अब जब आपने अमोनिया को यहाँ पे यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये करने में आपका यहाँ पे खर्चा होता है, ये करने में यू हैव टू स्पेंड सम एनर्जी, यहाँ पे एटीपी आपके यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। एक बार आपके यहाँ पे यूरिया बन गया, एक बार आपका यूरिया यहाँ पे आपका बन जाता है सक्सेसफुली, देन व्हाट यू विल डू, दिस यूरिया कैन बी थ्रोन आउट, ये यूरिया को आप बॉडी के बाहर निकाल सकते हो यूजिंग द किडनी। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज हैपनिंग इन द लिवर, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज हैपनिंग इनसाइड द लिवर। याद रखना आपका यूरिया फॉर्मेशन जो आपके यहाँ पे हुआ दैट हैज टेकन प्लेस इनसाइड द लिवर। लेकिन जब मुझे यूरिया को बॉडी के बाहर निकालना है तो वो निकालने के लिए मैं यहाँ पे किडनी का इस्तेमाल करूंगा। सो याद रखना लीवर के अंदर आपका होता है यूरिया फॉर्मेशन। अगर आपसे कोई स्टेटमेंट रख रहा है आपके सामने कि यूरिया आपका बनाया जा रहा है किडनी के अंदर, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यूरिया फॉर्मेशन विल ऑलवेज हैपन इन द लिवर। इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए आप अपने यहाँ पे यूज करते हो अपने यहाँ पे किडनी का। सो यू विल बी यूजिंग द किडनी टू गेट रिड ऑफ दैम। तो याद रखना पानी आपको यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट में यूज करना पड़ेगा, कंपेरेटिवली आपका लेस टॉक्सिक है, एंड इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे लग जाते हैं, मतलब यू हैव टू स्पेंड सम एटीपी टू मेक दिस थिंग फॉर्म। ये करने के लिए आपको एटीपी का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रूइंग यूरिया इज कॉल्ड बाय यूरियोटेलिज्म। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे क्लियर समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको यहाँ एंड यूके के बच्चों को अगर कोई चीज लग रही है कि ये तो सर फास्ट जा रहा है तो भी बता दो। इवन दो अभी आप काफी टाइम से क्लास लगा रहे हो, बट इवन देन अगर आपको लग रहा है ना कोई चीज की ये रिपीट होनी चाहिए वह बात, देन प्लीज लेट मी नो, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन इन टर्म्स ऑफ दिस टू ग्रुप्स। यहाँ पे हमारे यहाँ पे यूरिया हो गया, यहाँ पे हमारा अमोनिया यहाँ पे हो गया। नाउ वी हैव द these are the examples. Frog आपका हो गया, even sharks are also example of my animals which are going to excrete out the urea. ये भी आपका यूरिया excrete करती है। Okay. Now let's talk about my uricoteric animals. यूरिकोटेलिक आपके यहाँ पे कौन से होते हैं? ये वो होंगे जो आपका एक्सक्रीट करेंगे आपके यहाँ पे यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड बॉडी के बाहर निकालने वाले एनिमल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स आपके यहाँ पे आएंगे, यू कॉल देम द यूरिकोटेलिक एनिमल्स। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आपका, सो दे विल इंक्लूड माय रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स, ये सब आपके आते हैं एज अ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिक एसिड। रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल्स। सो ये आपको यहाँ पे रखना है याद। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज माय यूरिकोटेलिज्म। यूरिको आ रहा है यहाँ पे, याद रखना है, इट इज कॉल्ड माय यूरिकोटेलिज्म आपका यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे याद रखना है इट इज द लीस्ट टॉक्सिक वन, इट इज द लीस्ट टॉक्सिक, और इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। सो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, सो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर is needed. It is also going to be least toxic. It is also going to be least toxic in nature. सबसे कम टॉक्सिक ही होगा, एंड इसको निकालने के बॉडी के बाद भी यू नीड टू हैव अ लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड ओवर देयर। सबसे कम पानी की यहाँ पे आपकी जरूरत होती है, उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे कम इसकी टॉक्सिसिटी यहाँ पे आपकी होती है यहाँ पे, राइट। बट इतना रखना इसको बनाने में काफी ज्यादा एनर्जी लग जाती है, इसको बनाने में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे लगेगी। सो एनर्जी एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी हाईएस्ट। सो एनर्जी एक्सपेंडिचर जो आपको यहाँ पे होता है इज गोइंग टू बी वेरी हाई। तो रेप्टाइल्स या बर्ड से जब बना रहे होते हैं ना, तो बेसिकली उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी का खर्च करना पड़ता है। सो एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाता है ये बनाने में। सो याद रखना यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक वन, और इसको बॉडी के बाद आप निकाल लेते हो तो इट इज लाइक बहुत मतलब पानी यहाँ पे आपको कम यूज करना पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप पानी को काफी बचा रहे हो, बट ये बनाने के लिए आपके यहाँ पे खर्चा ज्यादा हो जाता है। इसलिए आपको भी नोटिस करना जो वेस्ट निकल के आता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, इट इज लाइक अ पेस्ट, पानी बहुत कम होता है एंड इट विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनिया। कौन सा वेस्ट कहाँ से आ रहा है और कौन से वेस्ट का नेचर क्या है, लाइक दीज आर द थिंग्स यू शुड बी वेरी क्लियर विद। ये आपको बहुत क्लियर कट मालूम होना चाहिए। नाउ लेट्स सी आप क्या बता पाते हो। देखो सो यू हैव अ क्रू एंड अ स्नेक यहाँ पे, सो बोथ ऑफ देम विल बी एक्सक्रीटिंग आउट योर यूरिक एसिड। दोनों के दोनों यहाँ पे एक्सक्रीट करेंगे आपके यहाँ पे यूरिक एसिड। सो यू हैव अ स्नेक एंड अ क्रू एंड बोथ ऑफ देम गोइंग टू एक्सक्रीट आउट योर यूरिक एसिड आपके यहाँ पे, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस ये बताओ मुझे यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में जो एनिमल है आपके यहाँ पे, इसका नाम क्या है?
बोलो। माउस। माउस, ठीक है। ऑलराइट, इट इज अ कंगारू रैट, इसको हम बोलते हैं आप ऐसा कंगारू रैट। ऑब्वियसली आपको पता नहीं होगा बट ठीक है, कंगारू रैट यहाँ पे आपका। एंड क्या लगता है आपको यहाँ पे ये क्या करेगा एक्सक्रीट आपके हिसाब से? यूरिया। यूरिया मैम है, यूरिया ही करेगा ये। सो दिस गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया आपका यहाँ पे, ठीक है। देन यू हैव द कैमल यहाँ पे, यू हैव द कैमल। कैमल क्या करेगा एक्सक्रीट? यूरिया ही करेगा, मैमल है, यूरिया ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, इट विल डू द यूरिया इट्स ओनली। सो कंगारू रैट, कैमल आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया, ठीक है। नाउ you can see some of the examples of my some other group of animals यहाँ पे जो क्या एक्सक्रीट करते हैं आपके, लाइक उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके यहाँ पे क्या है। तो अभी तक हमने देख लिया कि आपके व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आपके यहाँ पे। अमोनिया, यूरिक एसिड है ना, यूरिया सबसे टॉक्सिक अमोनिया होता है, उसे आप रख नहीं सकते बॉडी के अंदर ज्यादा, उसे आप निकाल देते हो। लीस्ट टॉक्सिक आपका होता है आपका यूरिक एसिड। अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों वेस्ट में से, इन तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में से कौन सा होता है जिसको निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी का खर्चा होता है, द आंसर इज माई यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पे लगानी पड़ती है, मतलब बनाने के लिए उसकी काफी एनर्जी वहां पे आपकी लग जाती है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और आप ये बात भी कहीं ना कहीं समझो कि जैसे आपके एनिमल्स लैंड पे रहने लगते हैं ना, दे विल ट्राई टू कंजर्व वाटर। अगर मैं यूरिया को एक्सक्रीट कर रहा हूं, द होल आइडिया कि मुझे वाटर को कंजर्व करना है। अगर मैं कोई एनिमल यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर रहा है, देन द होल आइडिया इज दे हैव टू कंजर्व वाटर। तो ये भी आप एक एडवांटेज समझो, जब आप पानी के बाहर रह रहे हो आपको पानी को बचाना है, इसलिए आप यूरिया और यूरिक एसिड निकालते हो बॉडी के बाहर, ठीक है। चलो नाउ सो यू हैव सम एग्जांपल। हाँ जी बताइए बेटा, क्या क्या सवाल है आपका? शहनाज मलिक बताइए। सर जो अमोनिया से यूरिक एसिड बना रहे हैं, अमोनिया से हम बना रहे हैं यहाँ पे यूरिया। तो सर यूरिक एसिड बनाने में एनर्जी बहुत रिक्वायर हो रही है आपने बोला, तो अमोनिया हाँ से जी, तो बनाने इसमें भी में राइट। सो पहला प्रोडक्ट जो आपका बनता है यहाँ पे वो आपका अमोनिया बनता है, एंड देन इट अंडरगोस सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेकेज, इट विल अंडरगो सर्टेन काइंड ऑफ रिएक्शंस वहाँ पे, एंड देन फिर बाद में आपका यहाँ पे यूरिक एसिड आपका बनाया जाएगा। तो ये करने में आपके यहाँ पे काफी एनर्जी लग जाएगी। तो यूरिक एसिड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो यस, ये भी आपका अमोनिया ही पहला आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया जाता है, एंड देन इट विल गेट ब्रोकन डाउन। वो आपका अगेन दैट इज समथिंग व्हिच विल टेक्स प्लेस विद इन दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड इट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे। सो इसलिए यहाँ पे खर्चा ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे यूरिया बना रहे हो, तो यूरिया बनाने में भी आपकी एनर्जी लग रही है, बट इतनी नहीं लग रही जितना आपके यूरिक एसिड बनाने में आपकी लग रही है। सो इट्स अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, ये नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग मच मोर एफिशिएंटली कंपेयर टू माय यूरिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है। तो याद रखना। तो दोनों के अंदर यस यू विल हैव टू इन्वेस्ट गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट सबसे ज्यादा लगेगा आपका यूरिक एसिड बनाने में। इसका फायदा बस ये होता है कि आप पानी ज्यादा बचा पाते हो यहाँ पे, एंड दैट्स द ओनली एडवांटेज यू हैव इन दिस। नाउ यू हैव सीन, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स यहाँ पे। जैसे कि यू हैव सम एनिमल्स एंड यू हैव सम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपके यहाँ पे, तो इनको हम यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। लाइक यू हैव एनालिड्स यहाँ पे, एनालिड, cephalochordata, they will have something called as my protonephridia या flame cells आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। they will have this as a excretory organ आपके यहाँ पे। then you have some earthworm, अगर हम बात करते हैं तो earthworm is known to have something like your nephridia। earthworm के पास होता है nephridia जिसके थ्रू अपने यहाँ पे एक्सक्रीशन कर पाएगा। कॉकरोच आपने पढ़ा होगा जब आपने अपने स्कूल में पढ़ रहे होगे, तो कॉकरोच विल हैव द मार्फिजन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच हो गया या कोई भी इंसेक्ट हो गया, they will always have a मार्फिजन ट्यूब्यूल as one of the excretory organ आपके पास, राइट। एंड मैमल्स आर नोन टू हैव द किडनीज। मैमल्स तो हमारे यहाँ पे वेल डेवलप आपके यहाँ पे मिल जाते हैं, दे आर नोन टू हैव द किडनीज आपके यहाँ पे। प्लेटफॉर्म याद करो अपना, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के साथ हमारा एग्जांपल लिखते थे वहां पे, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए हम यूज करते हैं वहां पे फ्लेम सेल्स। हमने पढ़ा था ये चीज, लाइक आपने पढ़ी थी स्कूल के अंदर कि आपके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं दे विल बी एक्सक्रीटिंग आउट योर पर्टिकुलरली whatever the waste they are going to excrete out over there will be thrown out with the help of my flame cells। फ्लेम सेल की वजह से आप वहां पे एक्सक्रीशन अपने आप करते हो। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। यू शुड नो कंपैरेटिव एनाटॉमी, आपको थोड़ी मालूम होनी चाहिए कि आपके अर्थफॉर्म में क्या आ रहा था एज अ ऑर्गन, कॉकरोच में क्या आ रहा था, मैमल्स में क्या आ रहा था, राइट। सो यू शुड नो दिस थिंग वेरी केयरफुली। नाउ दीज आर द थ्री टर्म्स व्हिच आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। ये तीनों टर्म्स अभी आपको यहाँ पे हमेशा मालूम चाहिए। और कौन इसके अंदर गया? पोलप्रीत बताइए क्या सवाल है आपका? पोलप्रीत बोलिए। अच्छा ऑलराइट, एक बार फिर बोलना बेटा, वापस से बोलना।
एक बार दोबारा रिपीट करना। कौन सी वाली बात? सर यहाँ पे एनिमल्स और एक्सक्रीशन ऑर्गन्स की। हाँ, तो इसमें हम यहाँ पे ये मेंशन करें कि हर एक एनिमल का कौन सा यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि प्लेटफॉर्म का यहाँ पे फ्लेम सेल आपको हो जाएगा, देन सम एनालिट्स एंड सेफलोइड्स विल हैव अ प्रोटोनेफ्रिडिया वहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। देन जैसे अर्थवॉर्म आपका होता है, अर्थवॉर्म एंड सम अदर एनालिट्स विल हैव अ नेफ्रिडिया। इनके पास होता है नेफ्रिडिया एज अ ऑर्गन फॉर माय एक्सक्रीशन। कॉकरोच या जितने भी आपके इंसेक्ट होते हैं ना, उनके पास सबके पास यहाँ पे होगा मार्फिजन ट्यूब्यूल। कॉकरोच और एनी ऑफ द इंसेक्ट्स विल हैव द मार्फिजन ट्यूब्यूल्स। Mammals are known to have the kidney. Mammals are the advanced ones. They are known to have the presence of the kidney आपका यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलो, now let's move on to some of the questions यहाँ पे। फटाफट हैंड रेज करो ताकि हम आगे बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 11 ऊपर वाला, with respect to the mode of excretion, bony fish falls into which category of organisms? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बताइए अप्सरा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर थर्ड ऑप्शन। भूमिका क्या लग रहा है? सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे सही आंसर है। सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, यस इट इज माय अमोनिटिक ग्रुप के अंदर ही आ जाएंगे मेरे बोनी फिशेस, एंड बिकॉज दे आर द वन व्हिच विल एक्सक्रीट द अमोनिया, बिकॉज दे आर माय फिशेस। देन व्हाट गेट्स इंक्रीज इन द ब्लड इफ द लिवर बिकम फंक्शनलेस? अगर आपका लिवर काम करना बंद कर देता है तो इनमें से कौन सी चीज का लेवल आपका बॉडी में बढ़ जाएगा? सोच के आप बता सकते हो, बिल्कुल आप सोच के इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो। अगर आपका लिवर काम करना बंद कर दे सो इनमें से किसका अमाउंट आपकी बॉडी में आपका बढ़ जाएगा? बताइए इरम क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। उर्मिला पंत क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। किरण ठाकुर? सर ऑप्शन ए। आकृति? सर ऑप्शन बी। आकृति समझाइए क्यों कहना चाहते हो ऑप्शन बी यहाँ पे? व्हाई डू यू थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर? सर बी। लेकिन क्यों? anyone has to explain me यहाँ पे why ऑप्शन बी। आर्यन बताओ क्यों ऑप्शन बी? अगर बी बता रहे हो तो ऑप्शन बी क्यों है और ए तो ए क्यों है? बोलो। सर ऑप्शन ए, क्योंकि ह्यूमन में होता है तो लिवर तो ह्यूमन में यूरिया होगा, तो फिर यूरिया की तो वही होगा फिर। बना पाया बेटा, रीजन नहीं बना पाया आप आर्यन। बोलो बेटा बोलो, कोई तो कहना चाहता है, बोलो। हाँ सर क्योंकि यूरिया लीवर में होते हैं। रुक जाओ बेटा रुक जाओ। एनीवन एल्स? मयंक आप बताओ, जल्दी बताओ। सर क्योंकि जो लीवर होता है वो अमोनिया बनाता है और उसके बाद जो है अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा। बी आपके यहाँ पे आंसर आएगा बेटा, बी आपके यहाँ पे आंसर आएगा। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आप जानते हो यहाँ पे अमोनिया आपका यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, दैट विल बी हैपनिंग इन लिवर इटसेल्फ। सो अमोनिया आपका यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है यूरिया के अंदर, एंड ये आपका होगा आपके लिवर के अंदर। अगर मेरा अमोनिया यहाँ पे लिवर में कन्वर्ट यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माय लिवर, अगर मेरा लिवर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, अगर मेरा लिवर यहाँ पे हो जाता है फंक्शनलेस, तो सिंपल सी बात है बेटा, अमोनिया का लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर। आई होप आपको ये बात सेंस कर रही है यहाँ पे। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था दैट अमोनिया विल कन्वर्ट इनटू यूरिया, या मैं कह सकता हूँ यूरिया फॉर्मेशन इज हैपनिंग इनसाइड द लिवर। लिवर के अंदर ही आपका यूरिया फॉर्मेशन आपका हो रहा होता है। अगर आपका लिवर काम नहीं कर रहा तो कहां से होगा आपका यूरिया फॉर्मेशन? सो दैट मीन्स व्हाट, आपके ब्लड में आपको क्या ज्यादा मिलेगा? द ब्लड विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ अमोनिया। सो अमोनिया का अमाउंट आपके ब्लड के अंदर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है। इज इट क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ऑलराइट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके यहाँ पे, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड मेनली एज। अब ध्यान से देखो एक क्वेश्चन नंबर 17 को, एंड देन रेज योर हैंड। मैं ये आपको बता चुका हूं, ध्यान से देखिए। टिल देन आई विल हैव सम वाटर अंटिल यू रेज योर हैंड। बताइए नैतिक क्या लग रहा है? सर पहले से था, 1 मिनट क्वेश्चन रीड करने दो। नागेश? सर पढ़ रहा हूँ आगे। अच्छा यार तुम लोगों का चलता है, समझ नहीं आता। प्रद्युमन? ऑप्शन बी। हिमानी? सर ऑप्शन बी। अजय कुमार? सर ऑप्शन बी। एंड कार्तिक? सर बी। बैटमैन वाला भी आपके यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही। यूरिया इन फ्रॉग एंड अमोनिया इन टैडपोल।
So nitrous waste is excreted mainly as urea in frog. Frog के अंदर यूरिया होता है और अमोनिया होता है टैडपोल के अंदर, ये मैंने आपको बताया था. So yeah, that's a correct answer in this. Which of the following set of animals produce same substance as a chief excretory product? कौन सा मेरे यहाँ पे ग्रुप एनिमल्स का जो सेम चीज बना रहा है? कौन सा मेरे यहाँ पे ऑप्शन है जिसके अंदर 3 एनिमल्स आ रहे हैं और all 3 of them are making the same kind of content, same kind of nitrous waste they are excreting out. So बताइए, बोलिए राम, बोलिए. सर ऑप्शन ए. रागिनी, सर ऑप्शन सी. सिमरन, ऑप्शन सी. मनीषा कुमारी, ऑलराइट. अरविंद, ऑप्शन सी. ऑलराइट. चलिए देखते हैं यहाँ पे आप क्या कर रहे हो. यहाँ पे आपका आंसर, सो यू आर सेइंग ऑप्शन, काफी लोग यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहे हैं. आई होप मेनी विल एग्री ऑन दिस. आपका फ्रॉग हो गया, मंकी हो गया, डॉग हो गया. ऑल 3 of them will be excreting out your यूरिया. तीनों के दोनों आपके यहाँ पे यूरिया को निकालोगे बॉडी के बाहर. फ्रॉग भी आपका यूरिया बनाता है, मंकी और डॉग तो आपके ऐसे मैमल है. तो दैट्स द करेक्ट आंसर इन दिस. लेकिन बाकी एग्जांपल के अंदर ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर अमीबा, एंट, एंटीलोप, बोथ आर लाइक ऑल आर 3 different group of animals, different categories. So ये कभी भी सेम चीज आपकी एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे. You have your camel, housefly, snake. So that's the correct answer. Fish, pigeon, frog भी आपका कभी नहीं हो सकता था because fish तो आपको यहाँ पे अमोनिया करेगी एक्सक्रीट. So option C becomes the correct answer. चलो, excretory and osmoregulatory structure in cockroach. कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे? शहनाज मलिक बताइए. सर एंटीलोप क्या है? एंटीलोप वो होता है बेटा, डियर होता है, डियर. एंटीलोप मतलब डियर होता है, वो नहीं होता हिरन. हिरन उसे हम एंटीलोप भी कहते हैं. ओके सर. वो ब्लैक बग मालूम है? ब्लैक बग, एक ब्लैक बग करके एक एनिमल होता है. एक वन ऑफ द एक्टर वाज आल्सो सलमान. he has a story with the black bug. We don't take names. Right. So yeah, so that is antelope. That is also one of the example of antelope. I hope आपने टीवी पे तो देखा होगा कभी. Alright, बताइए. So 37 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे बताइए अक्षरा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Malpighian tubules. Malpighian tubule has to be correct answer. ये मिलेगा आपको कॉकरोच के अंदर है. आप में से कोई है जो मुझे बता सकता है कि ग्रीनलैंड्स कहाँ पे मिलता है? Anyone can tell me Greenlands? कोई बता दो. कुछ बोला ना? चेक मत करें इंटरनेट पे. Right. Prawns and crabs. Right. Prawns and crabs are the examples where you'll have the Greenland. So basically, crustaceans के पास आपके Greenlands होते हैं. I can clearly say that. कि crustaceans जो होते हैं ना, उनके अंदर आपको Greenlands आप बोलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. Alright, चलिए. So this is something we have already seen. ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं. So we have seen Protonephridia, Nephridia, Malpighian Greenlands, antennal glands, kidneys. That's the same thing. Alright, so now we have to focus on human वाले kidney के ऊपर. So the process which is concerned with the removal of the nitrous waste material is termed as excretion. जहाँ पे आप ये सब निकाल लो उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे excretion. Now, human excretory system में क्या क्या मिलता है यहाँ पे देखने के लिए. So it will have a pair of kidney, a pair of ureter, a pair of urinary bladder. Sorry, you will have a single urinary bladder आपके यहाँ पे, and a urethra. ये मिलता है आपको देखने के लिए आपके किडनी के अंदर. That is what you will find in my human excretory organ के अंदर, system के अंदर. Kidney, ureter, urinary bladder, and the urethra. This is what you will get to see. So let's have a look. अभी हम इस पिक्चर को बाहर से देख रहे हैं, फिर बाद में इंटरनल भी इसे हम यहाँ पे समझेंगे डिटेल में. So you have a kidney, you have a renal artery. बेटा रेनल आर्टरी वो होती है जो आपकी किडनी के अंदर जा रही होती है, और रेनल वेन वो होती है जो आपकी किडनी से बाहर निकल रही होती है. ठीक है, तो जो भी आपका ब्लड पहुंच रहा है ना किडनी को, वो आपका रेनल आर्टरी के थ्रू पहुंच रहा होता है, और रेनल वेन किडनी के बाहर आ रही होती है. देन एक और ट्यूब आपकी जो बाहर निकल रही है किडनी में से, दैट्स यूरेटर. यूरेटर इज द थर्ड पाइप विच इज कमिंग आउट ऑफ द किडनी. दैट्स यूरेटर यहाँ पे, जिसमें आप यूरिन डाल के आप भेजते हो ब्लैडर तक. ब्लैडर का काम याद रखना, ब्लैडर का एक ही काम यहाँ पे होता है, ब्लैडर का काम होगा यहाँ पे आपका यूरिन को स्टोर करना. सो दैट विल हैव अ रोल ऑफ स्टोरेज ऑफ यूरिन. स्टोरेज का यहाँ पे काम होता है. एंड देन वी हैव द यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन आप फिर बाद में पास करते हो. सो ये आपको याद रखना है. अगर आप किडनी को देखोगे ना, तो आपकी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी आपकी नीचे होती है. राइट किडनी इज स्लाइटली ऑन द
लोअर साइड देन द लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी आपकी थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर होती है और राइट किडनी आपके यहाँ पे थोड़ी नीचे होती है, बिकॉज ऊपर के साइड पे आपका होता है लिवर। सो लिवर की वजह से व्हाट विल हैपन, द राइट किडनी विल बी स्लाइटली ऑन द लोअर साइड। अब किडनी के ऊपर आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ इन लोगों ने, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दिस स्ट्रक्चर विच यू कैन फाइंड अबव द किडनी, दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय, क्या होगा ये बताएगा कोई? Adrenal gland. Adrenal gland. क्या बात है, ये तो बहुत तेज हो। It will have the adrenal gland. This is your adrenal gland, the kidney. चलो नेक्स्ट, किडनी का लोकेशन यहाँ पे क्या होता है देख लेते हैं। किडनीज आर लोकेटेड लैटरली ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड पे आपको लैटरल प्लेस में आपको किडनी लगी हुई आपको मिल जाती है। लेवल्स बिटवीन द लास्ट थोरैसिक, ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। लास्ट थोरैसिक, T12 मतलब आपका थोरैसिक वर्टिब्रा। ओके, सो योर T12 इज गोइंग टू बी योर लास्ट थोरैसिस एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा आपका यहाँ पे। वर्टिबल कॉलम जो आपका होता है, इट विल हैव द 26 बोन्स, जो हम पढ़ेंगे हमारे लोकोशन वाले चैप्टर के अंदर। तो इट इज द लास्ट वर्टिब्रा ऑफ थोरैसिक रीजन एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा जो आपके यहाँ पे होता है, उसके बीच में आपको मिलता है यहाँ पे किडनी। वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इस लोकेशन पे आपको मिलता है यहाँ पे किडनी यहाँ पे। सो अगर मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं ना, सो यू कैन सी यहाँ पे T12 आपको बना के रखा हुआ है, थोरैसिक वर्टिब्रा ये और लंबर वर्टिब्रा, इस रीजन के बीच में आपको मिलेगी। आपके यहाँ पे किडनी देख लीजिए, बिटवीन दिस रीजन यू विल फाइंड द किडनी विल बी सीन। ओके, in human the kidney is in human the right kidney is slightly lower than the left kidney because of the presence of the liver on the right side of the abdominal cavity। क्योंकि आपका राइट साइड पे लिवर होता है, उसके से आपकी राइट वाली किडनी आपकी थोड़ी सी यहाँ पे नीचे आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। slightly in the is on the lower side compared to the left kidney आपका यहाँ पे। तो that's your kidney, these are the things you have to know। याद रखना, रेनल आर्टरी किडनी के अंदर जा रही है, रेनल वेन बाहर निकल रही है, और उसके साथ साथ आपका यूरेटर भी आपका किडनी से बाहर निकल रहा है। चलो, so each kidney has a measurement। क्या यहाँ पे इसका होगा मेजरमेंट आपके यहाँ पे 10 से 12 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे हो जाएगा लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द किडनी। 5 to 7 सेंटीमीटर इसके यहाँ पे विड्थ हो जाएगी, और 2 से 3 सेंटीमीटर आपके यहाँ हो जाएगी थिकनेस। अब ये आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि एनसाइड की लाइन से 10 से 12 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे लेंथ होगा, 5 से 7 सेंटीमीटर इसका यहाँ पे विड्थ होगा, एंड थिकनेस जो अगर आप यहाँ पे मेजर करोगे सो 2 से 3 सेंटीमीटर की आपके यहाँ पे हो जाती है यहाँ पे आपकी थिकनेस। दिस इज द स्टोरी ऑफ द किडनी। अगेन बता रहा हूँ, you have a renal artery going inside, renal vein coming outside, and then you have a ureter which is also coming outside the kidney। Now, अब ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, you have a renal artery, vein and ureter। ये कोई ऐसी पाइप्स है जो आपके किडनी में अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। ये जहां से अंदर जा रही होती है, बाहर निकल रही होती है ना, उस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हिलम। दैट एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर हिलम। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हिलम। सो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड एज अ हिलम। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी देयर इज अ नॉच, और उस नॉच को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हिलम। थ्रू दिस रेनल आर्टरी नर्व्स एंटर व्हाइल रेनल वेन एंड यूरेटर विल लीव। तो आपके यूरेटर और आपका रेनल वेन आपके यहाँ से बाहर निकल रहा होता है, और आपकी रेनल आर्टरी और कुछ नर्व्स आपके यहाँ पे अंदर जा रहे होते हैं। व्हेन आई से नर्व्स, इसका हैंड रेज्ड है, ओके नहीं, ये पुराना वाला हैंड रेज्ड है, ओके। सो जब हम कह रहे हैं यहाँ पे नर्व्स आपके यहाँ पे अंदर जा रहे हैं, नर्व्स मतलब कुछ आपके न्यूरॉन्स, नर्व्स आपके ब्रेन से आपके यहाँ पे अंदर जा रहे होंगे अलॉन्ग विद द रेनल आर्टरी। सो ये याद रखना, हिलम क्या होता है, हिलम इज दैट पर्टिकुलर रीजन जो आपका स्मॉल एरिया यहाँ पे होता है जहां से आपकी ये आर्टरीज और वेन अंदर या बाहर जा रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हिलम। इनर टू द हिलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड एज माय रेनल पेल्विस। इनर टू द हिलम, आपको ये जो बड़ा सा स्पेस आपका दिखा है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे द रेनल पेल्विस। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय रेनल पेल्विस, राइट। चलो और इसे हम यहाँ पे देखते हैं डिटेल में। सो फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी आपका क्या फंक्शन यहाँ पे करती है, तो जनरली हम जानते हैं, बेसिक रोल तो जानते हैं कि आपका वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालेगी, बट इसके अलावा भी काफी चीजें यहाँ पे की जाती है। लेट्स हैव अ लुक। सो एक्सक्रीशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट एंड फॉरेन केमिकल्स, फॉरेन केमिकल्स, वेस्ट, ये सब आपकी बॉडी के बाहर निकाले जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी बॉडी में से आप यूरिया तो निकालते हो बॉडी के बाहर, यूरिया भी निकालते हो, थोड़ा बहुत अमोनिया भी आप बॉडी के बाहर निकाल देते हो अगर बनता है तो गलती से, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो वेस्ट तो आपने यहाँ पे निकालना है। उसके साथ साथ अगर आपके बॉडी के अंदर कोई आप दवाई ले रहे हो, तो दवाई को मेटाबोलाइज करने के बाद भी जो आपकी चीजें रह जाती है ना, उसको भी आप बॉडी के बाहर निकाल देते हो। आपने पता है कभी ये सुना होगा कि अगर
कोई अगर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ले रहा है कोई एथलीट, तो उसका यूरिन टेस्ट पे पता चलता है, उनका यूरिन टेस्ट कराया जाता है, एंड देन इन द यूरिन टेस्ट यू माइट कम अक्रॉस सर्टेन सब्सटेंस जो परफॉर्मेंस को एनहांस करता है. तो इवन व्हेन यू टेक सम काइंड ऑफ ड्रग्स, दोज ड्रग्स आर बीन अल्टीमेटली एक्सक्रीटेड आउट अलोंग विद द यूरिन. उसको ब्रेक डाउन करके आप बॉडी का निकालते हो अलोंग विद द यूरिन यहाँ पे आपका. तो ये चीज आपको याद रखनी है. इवन व्हेन यू टेक एंटीबायोटिक्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसकी ट्रीटमेंट काफी लंबी चलती है. ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट याद है किसी को कितनी चलती है ट्रीटमेंट आपके ट्यूबरक्लोसिस की? 6 months. 9 month. 6 to 9 months आपकी ट्रीटमेंट आपके यहाँ पे चल जाती है. Now in that time period you will have to take a heavier dose of antibiotics, and उसका जो वेस्ट होता है you can very clearly see in the urine. पूरा यूरिन का कलर वो टाइम पे it will turn red in color because of the heavier dose of antibiotics, and such drugs and antibiotics are also after they are being utilized, उसका जो वेस्ट होता है वो आपके बॉडी को निकाला जाता है. So चाहे वो फॉरेन केमिकल हो या कोई मेटाबॉलिक वेस्ट हो, everything is being thrown out by the kidney. Now regulation of body fluid osmolarity and electrolyte balance. आपकी बॉडी में ध्यान रखना कि कितना होना चाहिए सोडियम आयन, कितना होना चाहिए पोटेशियम आयन, कितना होना चाहिए क्लोराइड आयन. एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर बाय माय किडनी. सो ऑस्मोलैरिटी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये मेंटेन करते हैं. सो बेसिकली इसको आप ऐसे याद रखना, ऐसे समझ सकते हो कि आपकी किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और आई कुड से इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द टू मेंटेन सोडियम आयन कंसंट्रेशन, या मैं कहूंगा पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन और H+ आयंस का. दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय किडनी. यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल लेट्स थिंक इन दिस वे. फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर ना, दैट अगर आपकी बॉडी में H+ आयंस बन गए, ज्यादा हो गए, अब ये बात आप जानते हो, अगर आपके ब्लड के अंदर H+ आयंस ज्यादा हो जाते हैं देन दैट कैन मेक योर ब्लड स्लाइटली एसिडिक. ये बात आप जानते हो दैट अगर आपके ब्लड के अंदर H+ आयन ज्यादा हो जाते हैं देन इट कैन मेक योर ब्लड स्लाइटली एसिडिक. वैसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज आपकी किडनी आके अपना काम करती है. किडनी क्या करती है? अगर H+ आयन ज्यादा हो गए तो उसे वो बॉडी के बाहर निकाल देगी. इट विल थ्रो देम आउट फ्रॉम द ब्लड. सो दैट इज व्हाई वी से ये इवन रेगुलेट करता है अपने यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस. आपका एसिड बेस का बैलेंस भी आपके यहाँ पे किडनी आपके यहाँ पे रेगुलेट करेगा. ये मेंटेन करेगा सही अमाउंट में आपका कितना होना चाहिए, आपका पोटेशियम आयन कितना होना चाहिए आपके यहाँ पे, H+ आयन, वो सब यहाँ पे आपका रेगुलेट कराएगा आपके यहाँ पे किडनी. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स लाइक माय एरिथ्रोपोएटिन एंड रेनिन, यहाँ पे ये 2 हार्मोन आपके यहाँ पे आते हैं विच आर वेरी एसेंशियल हार्मोन्स. ये किडनी से आपके आएंगे. रेनिन का काम हम फ्यूचर में देखेंगे, अभी नहीं. बट एरिथ्रोपोएटिन आप यहाँ पे जानते हो, ये जाके बोलेगा आपके आरबीसी को, ये जाके बोलेगा आपके बोन मैरो को टू स्टार्ट फॉर्मिंग द आरबीसी. So erythropoietin will come, it will go and tell the bone marrow, ये bone marrow को जाके बोलेगा, and then bone marrow आपका वहाँ पे बनाना चालू करता है आपके यहाँ पे RBC. It will start making it will trigger my RBC formation. याद करो ये हमने तब भी देखा था जब हम बात कर रहे थे हाई एटीट्यूड के बारे में. When we discussing something about the high altitude sickness के बारे में, तब भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आपका erythropoietin आपका आता है एंड ट्रिगर करता है आपके यहाँ पे RBC फॉर्मेशन, ताकि वो पर्सन वहां पे अडेप्ट कर पाए उस हायर एलिवेशन के अंदर. सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, चलो. सो नाउ यू हैव अ क्वेश्चन यहाँ पे, सो यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस. इन मैमल्स द यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे होता है वो कहाँ पे ओपन हो रहा होता है अल्टीमेटली? बताइए नागेश, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? अरे हैंड रेज करना है. यूरेथ्रा. इट इज गोइंग टू बी यूरेथ्रा. यहाँ पे यूरेथ्रा इज द करेक्ट आंसर इन दिस. सो दिस विल बी द वन व्हिच इज ओपन इनटू द ब्लैडर, ओपन इनटू द यूरेथ्रा. The 2 kidney lie in the man. 2 किडनी मिलती है आपके यहाँ पे. Read the 4 statement and tell me इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है in terms of the kidney के बारे में. Raise your hand to answer this. बताइए किरण ठाकुर, क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे आपको? 3rd ऑप्शन सर. 3rd ऑप्शन आपको यहाँ पे लग रहा है. कविता? ऑप्शन सी. And ध्रुव? 3rd ऑप्शन. ध्रुव क्लास में लेट आए थे क्या आज? यस सर. Left kidney at a higher level than the right one. This is the correct answer. बिल्कुल सही. Left kidney is going to be at a higher level than the right one, and that's what you get to see because you have a presence of the liver वहाँ पे. Okay. चलो अब थोड़ा यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना. सो हम बाहर से हमने देख लिया किडनी कहाँ पे लग रही है,
क्या है उसके स्ट्रक्चर्स आउटर साइड से, वो हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स ट्राई टू सी सम इंपॉर्टेंट थिंग्स. जब आप किडनी को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, व्हाट यू गेट टू सी, विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला. ये दो चीजें आपको यहाँ पे पहले तो याद रखनी है. जो आउटर रीजन आपको यहाँ पे दिखेगा ना किडनी का, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉर्टेक्स. और जो बीच का जो एरिया यहाँ पे होता है, सेंटर का एरिया, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे रेनल मेडुला. सो यू हैव द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज माय कॉर्टेक्स, द सेंटर पार्ट इज कॉल्ड एज माय मेडुला. आपका यहाँ पे पहले तो ये बात याद रखो. और इसी कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर आपको आपके नेफ्रॉन भी देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. यू विल गेट टू सी योर नेफ्रॉन वेरी क्लियरली इन दिस पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे. जैसे कि नाउ लेट मी ट्राई टू शो यू दिस थिंग ओवर हियर. यहाँ पे आप देखो, सो यू कैन सी द कॉर्टेक्स यहाँ पे काफी वेल डिफाइंड किया हुआ है. दिस रीजन ओवर हियर इज माय कॉर्टेक्स. ठीक है. उसके बाद जो नीचे वाला जो रीजन आपके यहाँ पे आ रहा है, दैट इज योर मेडुला. ये मेरा पार्ट हो गया यहाँ पे मेडुला का. ओके, सो यू हैव मेडुला एंड यू हैव अ कॉर्टेक्स. अब मेडुला के अंदर ये जो आपको ट्रायंगल बने हुए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, दिस आर माय मेडुलरी पिरामिड्स. इनको हम बोलते हैं एज अ मेडुलरी पिरामिड्स. यू कैन ऑल्सो कॉल हिम एज अ रेनल पिरामिड, या फिर आप इन्हें रेनल पिरामिड आप बोल सकते हो, या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं एज अ मेडुलरी पिरामिड्स. जैसे कई सारे पिरामिड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे आपके देखने के लिए. और इसी रीजन के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, सॉरी नेफ्रॉन. You'll have a millions of nephron will be seen over here. So nephrons का amount यहाँ पे आपका कम नहीं होता. You'll have a millions of nephron will be seen inside this kidney. अब यहाँ पे आपको याद कर रखना है. Let's see some statements यहाँ पे. Kidney has two zones. You have the outer cortex and you have the inner medulla. So बाहर के साइड पे cortex है, अंदर के साइड पे medulla as usual. Medulla is divided into like few conical masses जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे medullary pyramid. 8 से 12 आपको मिलेंगे ह्यूमंस के अंदर, projecting into the calyxes. आपके जो मेडुलरी पिरामिड आपके यहाँ पे होते हैं ना, ये कहाँ पे ओपन हो रहे होते हैं. ये ओपन हो रहे होते हैं समथिंग कॉल्ड एज माय कैलेक्सिस के अंदर. तो इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं. सो आपका यहाँ पे जो मेडुला है आपका यहाँ पे, ये कहाँ पे ओपन हो रहा है. सो यू कैन, इधर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे, सो इट विल ओपन इनटू योर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स. ये जो आपको स्मॉल ब्रांच आपको दिख रही है ना, दैट इज कॉल्ड एज माय कैलिक्स यहाँ पे. अभी जो कैलिक्स होते हैं यहाँ पे, ये सारे इकट्ठा होंगे एंड दे विल गिव राइज टू समथिंग कॉल्ड एज माय मेजर कैलिक्स. तो 2-3 ट्रिब्यूटरीज जो आपके यहाँ पे लग रही है, दिख रही है आपको यहाँ पे, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल गिव राइज टू अ मेजर कैलिक्स. इसलिए कहा जाता है कि मेडुला विल ओपन इनटू योर, पर्टिकुलरली इन द एंड, इनटू द कैलिक्सेस. और फिर कैलिक्सेस किसमें हो रहा है, ये सारे कैलिक्सेस यहाँ पे आपके ओपन किसके अंदर हो गए अल्टीमेटली, दे विल ओपन इनटू अ बिगर एरिया, दैट इज माय रेनल पेल्विस. और रेनल पेल्विस से फिर आप ओपन करते हो अपने यूरेटर के अंदर. अब ये सीक्वेंस जानना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से तो आपका यूरिन पास होगा. तो पहले आपका यूरिन आता है आपके माइनर कैलिक्स के अंदर, 3-4 माइनर कैलिक्स इकट्ठा होंगे एंड दे विल गिव राइज टू द मेजर कैलिक्स. और कई सारे मेजर कैलिक्स यहाँ पे इकट्ठा होकर दे कैन गिव राइज टू अ मच मोर ब्रॉडर बिगर एरिया, दैट इज योर रेनल पेल्विस. एंड देन रेनल पेल्विस से यूरिन आपका जाता है आपका यूरेटर के अंदर, एंड देन वहां से इट विल बी केप्ट टुवर्ड्स द, इट विल बी केप्ट फॉर सम टाइम इनटू द ब्लैडर. तो ये एक सीक्वेंस आप सबको यहाँ पे रखना है याद. अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रख लो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी. The cortex extend in between the medullary pyramid as a renal column called as my column of Bertini. देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, you can find यहाँ पे आपका cortex है, इतना बड़ा आपके यहाँ पे cortex है, और ये cortex बाद में आपका जा रहा है inside the renal pyramid वाले एरिया के अंदर. It is getting inside the pyramid वाले एरिया में आपका ये जा रहा होता है. This transition zone जो आपका यहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका cortex अंदर तक जा रहा है, इट इज कॉर्टेक्स इज हैविंग अ ट्रांजिशन बिटवीन द आउटर एरिया एंड द इनर एरिया. सो कॉर्टेक्स आपका जा रहा है आपके मेडुलर एरिया के अंदर. ये जो ट्रांजिशन वाला जो आपका यहाँ पे पॉइंट होता है, इस ट्रांजिशन पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉलम ऑफ बर्टीनी. इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ कॉलम ऑफ बर्टीनी. एक बार फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना. यहाँ पे होता क्या है, यू हैव द आउटर कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स अल्टीमेटली विल रीच इनसाइड द मेडुला. तो जहां पे आपका कॉर्टेक्स खत्म होकर आपका मेडुला स्टार्ट हो रहा है, उस ट्रांजिशन वाले जोन को, दैट ट्रांजिशन वाला जो आपका एरिया यहाँ पे होता है, दैट ट्रांजिशन एरिया इज कॉल्ड एज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कॉलम ऑफ बर्टीनी. सो यू विल फाइंड ओवर देयर द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रेनल कॉलम एंड इट इज कॉल्ड एज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी. Each kidney has nearly 1 million nephron complex tubular structure called as my nephron. Each kidney has 1 million complex tubular structure, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे नेफ्रॉन्स. तो कई सारे नेफ्रॉन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. That's what we'll get to see in this. चलो अब नेफ्रॉन्स के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं. Let's discuss about the nephrons यहाँ पे, because
इनके ऊपर बेस ही आपको यहाँ पे कहानी है। अब जब हम यहाँ पे नेफ्रॉन की बात करते हैं, सो व्हाट विल गेट टू सी ना, दैट लेट्स से अ नेफ्रॉन विल हैव certain areas. So it will have the Bowman's capsule. In the center, it will have your glomerulus. ठीक है? Then it will have your PCT. Henle's loop आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। Again, you'll have the DCT. And then you'll have the end में आपका यहाँ पे आएगा आपका collecting duct. ये बहुत रॉ डायग्राम है, जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन कपल ऑफ थिंग्स। मुझे बस आपको दो चीजें बतानी है, बाद में हम इसे डिटेल में देखेंगे। सेंटर में यू हैव द ग्लोमेरुलस, हियर यू विल हैव द वुमेन्स कैप्सूल, दिस एरिया इज कॉल्ड एज माय पीसीटी, जिसे हम कहते हैं एज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो पूरा आपका जोन है इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हेनलीस लूप। This will be called as my DCT, and this is my collecting duct. अब अगर आपने ये स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आप इन नाम से आप वाकिफ होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये नाम हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको वैसे ही सारे याद हो जाएंगे। So these names will come across in the next few slides multiple times, so you'll get used to them. तो ये कुछ एरिया है आपके यहाँ पे नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन will have the glomerulus, Bowman's capsule, Henle's loop, एक लंबा सा ये जो hairpin like structure आपको यहाँ पे दिख रहा है, that's a Henle's loop. You have the PCT, you have the DCT, and then you have the collecting duct. तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे मिली देखने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे एक बात याद रखना कि हर एक नेफ्रॉन के पास खुद का कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता। मतलब ऐसा होगा कि 4-5 नेफ्रॉन के पास एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट होगा। ये याद रखना कि कलेक्टिंग डक्ट हमने यहाँ पे बना तो दिया है, बट याद रखना इट इज लाइक देयर विल बी 4-5 नेफ्रॉन और वो सारा कंटेंट एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में डालेंगे। सो ऑल द कंटेंट विल गो इनटू द सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। तो बेसिकली आप ये मान लो कि यहाँ पे आपका यूरिन बनाया जाता है, यूरिन आपका पहले आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द यूरिन विल कम इनसाइड द कलेक्टिंग डक्ट। सबसे पहले आपका यूरिन आपका आएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, एंड देन यहां से उसे आप भेजते हो इनटू समथिंग कॉल्ड एज माय पेपिलरी डक्ट। यहां से फिर वो जाता है आपका विच इज अ सेपरेट पार्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, बट इट विल गो इनसाइड द पेपिलरी डक्ट। यहां से आपका यूरिन जाता है पेपिलरी डक्ट के अंदर, फिर वहां से आगे बढ़ता है। देन वहां से आप जानते हो, देन वहां से हो जाएगा माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस, यूरेटर। सो व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर हियर इज कि जब आप नेफ्रॉन को ऑब्जर्व करते हो, एक नेफ्रॉन के पास खुद का अकेला एक सेपरेट आइसोलेटेड कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता। मल्टीपल कलेक्टिंग डक्ट विल बी लाइक मल्टीपल नेफ्रॉन विल हैव अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड यू कैन सी ओवर हियर एज वेल। सो जब आप नेफ्रॉन को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, आई थिंक किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, किसी को सवाल है क्या कविता या नागेश का? नहीं, पुराना हैंड रेज है। ओके, सो यू गेट टू सी यहाँ पे, यू कैन सी अ कलेक्टिंग डक्ट आपको यहाँ पे। तो ये 4-5 नेफ्रॉन का एक सिंगल होता है वो, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट से आपका यूरिन जाएगा पेपिलरी डक्ट के अंदर, एंड देन वहां से आप जर्नी आप जानते हो। ये जर्नी जो मैं बार बार आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो आपको पाथवे जो आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये पाथवे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कमिंग इन द एग्जाम। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नाउ ये हमने देख लिया। सो वी हैव सीन द ग्लोमेरुलस, बोमैन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। क्या होते हैं इनके काम वो आप डिटेल में देखोगे, बट अभी इनके आप नाम यहाँ पे याद रखो। So you can see your particular nephron यहाँ पे, you can see number of blood vessels are been there also in the nephron as well. तो ये एक बार फिर आप यहाँ पे नेफ्रॉन को देख रहे हो। अब पता है आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? There is one very important thing you have to know. Important thing आपके लिए यहाँ पे ये है कि आपका जो ग्लोमेरुलस होता है and your Bowman's capsule, ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल जो आपका यहाँ पे रहेगा, इनको हम कलेक्टिवली यहाँ पे बोलते हैं एज अ रेनल कॉर्पसेल्स। इनको हम बोलेंगे यहाँ पे रेनल कॉर्पसेल्स। सो बोमैन कैप्सूल प्लस योर ग्लोमेरुलस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज माय रेनल कॉर्पसेल्स। इसके अलावा तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे याद रखनी है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है
इसके साथ साथ यू हैव योर पीसीटी एंड डीसीटी, इसके साथ साथ यू हैव योर पीसीटी एंड योर डीसीटी। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके रेनल कॉर्पस सेल प्लस पीसीटी डीसीटी, ये सारे आपको मिलेंगे कॉर्टेक्स के अंदर। दे आर ऑल सीन इन द कॉर्टेक्स, ये बात याद रखना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस एंड बोमैन कैप्सूल, ये सारी चीजें आपको मिलेगी देखने के लिए आपके यहाँ पे इनसाइड योर कॉर्टेक्स। तो आपका जो आउटर एरिया था, आउटर एरिया के अंदर आपको ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। मेडुला एरिया के अंदर आपको ये सब नहीं मिलेगा। मेडुला एरिया में आपको पता है क्या मिलेगा देखने के लिए? आपका हेनलिस लूप। मेडुला एरिया विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द हेनलिस लूप। तो आपके जो हेनलिस लूप जो आपके यहाँ पे दिख रहा है, दिस विल सी इन द मेडुला। मेडुला का जो रीजन है आपका यहाँ पे, वहां पे मिलता है आपको आपका यहाँ पे हेनलिस लूप। सो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपको कॉर्टेक्स में क्या क्या दिखता है। एक नेफ्रॉन के अंदर यू हैव नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो नेफ्रॉन के कई सारे स्ट्रक्चर्स में से कौन सा पार्ट आपको दिखता है कॉर्टेक्स में, कौन सा आपको दिखता है मेडुला के अंदर। तो कॉर्टेक्स में क्या दिखेगा मेरे यहाँ पे? ग्लोमेरुलस, बोमैन्स कैप्सूल, ये कॉर्टेक्स में ही होता है। इवन यू आर माय पीसीटी एंड डीसीटी इज इन द कॉर्टेक्स। बट मेरा जो हेनलिस लूप यहाँ पे होगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लूप ऑफ हेनले, ये आपको मिलेगा मेडुला के अंदर। दिस विल बी सीन इनसाइड द मेडुला। ये क्योंकि नीचे तक जा रहा होता है ना, ऐसे पूरा टर्न मार के, लाइक इट इज टेकिंग दैट कंप्लीट यू टर्न एंड कमिंग आउट। तो ये क्योंकि आपका डेप्थ तक जा रहा है, दैट्स व्हाई आई विल फाइंड इट इन द मेडुला के अंदर। बताइए राम, बताइए क्या सवाल है आपका? इरम बोलिए। So this is what you find. बोलो बोलो बोलो। Sir, is the Bowman's capsule and glomerular skeleton in the Marfan body? Yes, they can be also called as my Marfan body. True. तो दो नाम आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, Marfan body, renal corpus cells, Marfan tubule, renal tubules। बताइए रम, बोलिए बेटा। कोई बात नहीं, आप चैट में अपना सवाल लिख लो, कोई बात नहीं, चैट का सवाल अपने यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है? चलो, या यू कैन राइट इन द चैट। बेटा आपकी आवाज कट रही है, यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द चैट, ठीक है? नाउ लेट्स मी टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ जो आप यहाँ पे याद रखेंगे हमेशा। सो assume that this is my Bowman's capsule, ठीक है? इसके अंदर कुछ आएंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे आपकी कोई ब्लड वेसल आपकी आ रही है यहाँ पे, ये ब्लड वेसल आपकी यहाँ पे अंदर आएगी, एंड नाउ इट विल गिव राइज टू एक टैंगल बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको बना के यहाँ पे देंगी है। दे विल मेक अ टैंगल बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो एक ब्लड वेसल आपके यहाँ पे अंदर आई एंड इट हैज गिव राइज टू टैंगल बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और वही ब्लड वेसल ने फिर आपको एक और यहाँ पे ब्लड वेसल और बना के दी, जो आपकी थी यहाँ पे थोड़ी सी छोटी। one more blood vessel is getting formed, full form DC। बेटा बताता हूँ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपका यहाँ पे। अभी आपको आगे दिखेगा, रुक जाओ। So we'll find blood vessel is coming out from this area। देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक ब्लड वेसल आपके यहाँ पे अंदर आ रही है एंड दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड बाय एफरेंट आर्टरियोल्स। ये जो ब्लड वेसल आपके यहाँ पे आ रही है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स यहाँ पे आपके अंदर आएगा। अंशिका आपका या माइक ऑन है? अंशिका बोला नहीं सामने कितना होता है, तो उसके बाद बंद क्या बोला? अंशिका आपका माइक ऑन है? होता है Anshika seems like making a coffee। अविश, आप लोग ही ऐसे बच्चों को म्यूट कर पाते हैं अपने एंड पे, ठीक है? चलो, ऑलराइट। सो अब एफरेंट आर्टरियोल्स आपकी वो ब्लड वेसल बेटा आपकी जो आ रही है यहाँ पे, एंड ये ब्लड वेसल यहाँ पे आने के बाद क्या बना के दे रही है आपको यहाँ पे? दे आर मेकिंग अ टैंगल बॉल ऑफ कैपिलरीज एंड ये टैंगल बॉल ऑफ कैपिलरीज आपके सामने है यहाँ पे। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन दिख रही, ओके।
स्क्रीन नहीं दिख रही, रुक जाओ, समझ गया। स्क्रीन ना दिखे तो हैंड मत रेज किया करो, वैसे ही भूल जा करो कि स्क्रीन नहीं दिख रही। चलो ठीक है। सो यहाँ पे आपका एफरेंट आर्टरियल्स आपके यहाँ पे आया एंड इट हैज फॉर्म अ टैंगल बॉल ऑफ कैपिलरीज आपके यहाँ पे, एंड दिस टैंगल बॉल ऑफ कैपिलरीज जो आपके यहाँ पे बना के रखी मैंने यहाँ पे, you call them as a glomerulus. We call them as a glomerulus यहाँ पे. So these are nothing but my glomerulus. Glomerulus is nothing but your tangled ball of capillaries. Tangled मतलब उलझी हुई, tangled ball of capillaries. This is going to be my glomerulus आपके यहाँ पे, ठीक है। अब यही glomerulus आपके यहाँ पे कुछ और भी बना के दे रहा है, it is forming something else यहाँ पे। तो आपकी efferent arterioles अंदर आई, उन्होंने बनाया यहाँ पे glomerulus, and then they have again formed something else यहाँ पे, and that something else is nothing but my efferent arterioles. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a efferent arteriole. So they have formed over here something called my efferent arteriole. So आपके efferent arterioles अंदर गए, they have formed the glomerulus, and now the glomerulus has again reformed one more kind of blood vessel, and that blood vessel is called my efferent arterioles. तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले कि आपके यहाँ पे क्या चीज बन के आपको मिल रही है। यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल जो अंदर आ रही है उसे हम बोलते हैं efferent arterioles। इसके थ्रू आपका ब्लड पहुंचेगा आपके ग्लोमेरुलस तक, और ग्लोमेरुलस यहाँ पे क्या करता है, ये आपका ब्लड को फिल्टर करेगा, ठीक है। एंड देन फिल्टर करने के बाद जो भी ब्लड आपका बाकी जो होता है, आपका ब्लड रह जाता है, उसको आप efferent arterioles के थ्रू आप यहाँ पे बाहर निकालते हो, लाइक द ब्लड विल कम आउट फ्रॉम हियर। और ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, दिस इज माय बोमैन्स कैप्सूल। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द बोमैन्स कैप्सूल। दिस इज योर बोमैन्स कैप्सूल। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद ही रखनी है कि आपकी जो efferent arterioles होती है, इनका डायमीटर छोटा होता है, दे हैव अ स्मॉलर डायमीटर। These arteries will always have the smaller diameter compared to the efferent arterioles. अब आप थोड़ा सोचो यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर आप एक हाईवे पे जा रहे हो, बड़ा सा रोड है, राइट, लेकिन आगे जाके सडनली आपका रोड एकदम नैरो हो जाता है, एकदम गली जैसा हो जाता है, देन सिंपल सी बात है, वहां पे ट्रैफिक जाम क्रिएट होगा। सेम चीज आपके यहाँ पे भी हो रही होती है। द होल एडवांटेज इज कि जब आपके पास एक आर्टरी, यहाँ पे ब्लड वेसल जो काफी ब्रॉड है, एंड देन यू हैव अ ब्लड वेसल जो आपके यहाँ पे काफी नैरो है, तो यहाँ पे आपका एक प्रेशर क्रिएट होता है, दैट विल क्रिएट अ प्रेशर फॉर द फ्लो ऑफ द ब्लड, और उस प्रेशर के वजह से आपके यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ओनली द फिल्ट्रेशन इज हैपनिंग ओवर देयर। तो इस एरिया के अंदर ना एक आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द ब्लड वेसल के डायमीटर के अंदर। efferent arterioles का डायमीटर यहाँ पे आपका छोटा है, efferent arterioles का डायमीटर आपके यहाँ पे बड़ा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट there is a pressure which is getting created in this area, क्योंकि आपका ब्लड जितने तेजी से यहाँ पे आ रहा है उतना जल्दी यहाँ पे निकल नहीं पा रहा, उससे यहाँ पे आपका एक प्रेशर क्रिएट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया जा पाएगा। यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन कर पाओगे और फिर आपका कंटेंट आपका आगे बढ़ेगा। फिल्ट्रेशन अभी हमें यहाँ पे समझना नहीं है, बट एटलीस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस। इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपकी आर्टरियोल्स आ रही है एंड दे आर फॉर्मिंग द ग्लोमेरुलस, और फिर आप यहाँ पे efferent arterioles बन के आपके बाहर निकल रहा है। जस्ट वेट अ मिनट, हाँ एक सेकंड रुक जाना। हाँ, सो ये चीज आपको यहाँ पे पहले तो याद रखनी है। पहले ये बताओ, क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? कौन सी ब्लड वेसल आ रही है, क्या निकल रहा है? इज इट क्लियर? यस सर। तो ये पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड देन यू हैव द बोमैन्स कैप्सूल आपके यहाँ पे। बोमैन्स कैप्सूल तो आपके यहाँ पे लगा हुआ है, इसका क्या काम होता है हम बाद में देखते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न दिस। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पिक्चर यहाँ पे। सो यू कैन सी ओवर हियर यू हैव द efferent arterioles, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी आ रही है, ठीक है। दे आर फॉर्मिंग द ग्लोमेरुलस आपका यहाँ पे, एंड देन ही वही ग्लोमेरुलस आपको यहाँ पे आपका efferent arteriole आपके यहाँ पे बना के देगा, जो आपके यहाँ पे बाहर निकल रहा होता है। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, और ये आपके यहाँ पे आपका बोमैन्स कैप्सूल है। उसके बाद आपके यहाँ पे आता है PCT, देन यू हैव द हेनलीस लूप, ये पूरा जो एरिया आपका यहाँ पे दैट्स योर हेनलीस लूप। देन अगेन यू हैव अ DCT एंड देन योर कलेक्टिंग डक्ट। याद रखना, एक बार फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, भूलना मत, दिस मच एरिया यू हैव, दिस इज ऑल फॉर्मिंग अंडर द, ये सब आपका आ रहा है आपका कॉर्टेक्स के अंदर, सारा एरिया पे कॉर्टेक्स में आ रहा है। आपका
रेनल कॉर्पसेल्स, पीसीटी, डीसीटी, एवरीथिंग इज कमिंग अंडर द कॉर्टेक्स के अंदर। मेडुला में आपका क्या होता है? आपका हेनलीस लूप। ओके, देन अब आपको यहाँ पे एक कुछ चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। आपकी एफरेंट आर्टरियल यहाँ पे आपको दिख रही है लिखी हुई। ये सारी ब्लड वेसल का नाम आपको याद नहीं रखना, घबराओ मत, ये आपको नाम याद नहीं रखना, बट आप यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको एक बात यहाँ पे। देन एफरेंट आर्टरियल आपको यहाँ पे दिख रहा है बनते हुए। ये किस में से बना? बेसिकली रेनल आर्टरी में से। रेनल आर्टरी आपकी अंदर जाके बनाती है आपकी यहाँ पे आपका एफरेंट आर्टरियोल्स। अल्टीमेटली दे विल मेक द एफरेंट आर्टरियोल्स, जो जाके बनाएगा आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस, which will go and make your glomerulus, and then glomerulus will make the efferent arterioles, and then it will make the peritubular capillaries, जो मैं बताऊंगा कि वो क्या करती है। ठीक है, तो ये बताने के लिए ही ये पिक्चर बना के रखी हुई है दैट efferent arterioles आई कहाँ से? रेनल आर्टरी तो आपका अंदर गया ही था ना वहां पे किडनी के अंदर, वही आपको बना के देता है आपके यहाँ पे आपका efferent arterioles। बताइए रम, बोलिए। सर रिनल आर्टरी क्या होता है? रेनल आर्टरी बेटा ये आपकी वो ब्लड वेसल है जो आपकी किडनी के अंदर जा रही है। तो जो भी आपका वेस्ट होगा हमें किडनी तक पहुंचाना है, तो हम कैसे पहुंचाएंगे? यूजिंग माय रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी इज अ ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट होगा वो लेके जाएगी आपकी किडनी तक। ठीक है, सो ये आप करने, यही तो हमने बताया था स्टार्टिंग के स्लाइड में। रेनल आर्टरी आपके अंदर जा रही होती है, रेनल वेन आपकी बाहर निकल रही होती है। तो यही तो हमने मेंशन किया था इनिशियल स्लाइड्स में। Okay. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, that's what we have seen. Now let's talk about two kind of nephrons. Do we have a time? We do have some time. So आपकी बॉडी में आपको मिलते हैं दो टाइप के नेफ्रॉन आपके यहाँ पे। You have something called as your cortical nephron. You have something like your juxtamedullary nephron. अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? सैंडी को स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? विजिबल है सर। ठीक है, ठीक है। सर होगी सैंडी विजिबल। इंटरनेट का इशू होगा आपके end पे। ठीक है, जक्स्टा इंटरनेट अगर लैग करे ना तो स्क्रीन नहीं दिखती कई बार। सो जस्ट मेक श्योर यू हैव अ बेटर नेटवर्क ऑल द टाइम। कई बार हो सकता है बीच बीच में। सो ठीक है, या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये दो टाइप के नेफ्रॉन आपकी बॉडी में आपको मिलेंगे देखने के लिए, आपकी किडनी में आपको मिलेंगे देखने के लिए। आपके किडनी के अंदर आपको मिलते हैं अराउंड 85% नेफ्रॉन आपके होते हैं यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। 85% नेफ्रॉन आर माय कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो आपके होते हैं दे आर रफली अराउंड 15%। अब दोनों में यहाँ पे फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क क्या होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन को जो हेनलीस लूप होता है वो बहुत डेप्थ तक नहीं जा रहा होता, वो मेडुला में जाएगा लेकिन वो बहुत डेप्थ तक नहीं जाएगा। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का जो आपका हेनलीस लूप होगा, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का जो आपका हेनलीस लूप यहाँ पे होगा, ये आपका जाएगा ये आपका जाएगा डेप्थ तक। सो इसका जो हेनलीस लूप यहाँ पे होगा, इसका हेनलीस लूप जो होता है, इट विल रीच टू द डेप्थ ऑफ द मेडुला। इट विल रीच टू द डेप्थ ऑफ मेडुला। ये मेडुला के डेप्थ तक पहुंचते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इट विल रीच टू द डेप्थ ऑफ द मेडुला आपका यहाँ पे। दैट इज व्हाट हेनलीस लूप इज गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूं तो पिक्चर से आपको क्लियर कट दिख जाएगा। ये है मेरा यहाँ पे एक नेफ्रॉन और ये मेरा दूसरा नेफ्रॉन है। क्या लग रहा है? ये वाला लग रहा है जक्स्टामेडुलरी या वाला लग रहा है आपका जक्स्टामेडुलरी? कौन सा लग रहा है? ये वाला, सेकंड वाला, ये वाला। You can clearly see that कि इसका जो हेनलीस लूप आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, that हेनलीस लूप is going to reach to the depth of the medulla। मेडुला के डेप्थ तक ही जा रहा है, हेनलीस काफी नीचे तक आपके जा रहा है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आप जब देखोगे इस नेफ्रॉन को, यू कैन सी मेडुला तक जा तो रहा है लेकिन बहुत इतना नीचे तक नहीं जा रहा। योर हेनलीस लूप इज गोइंग इन द मेडुला बट नॉट इन सो मच डेप्थ। सो दिस इज माय कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये मेरा यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये वाला जो मेरा यहाँ पे है आपका, दैट्स माय जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जो मेरा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन यहाँ पे है, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे एज अ जीएम नेफ्रॉन, ये जो मेरा यहाँ पे नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का फायदा क्या? सो हैविंग दिस नेफ्रॉन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर रीएब्जॉर्प्शन। इट विल रीएब्जॉर्ब मोर वाटर।
So more water reabsorption is been happening over here. More water reabsorption, ज्यादा पानी यहाँ पे reabsorb किया जाएगा. So more water reabsorption will take place. So काफी अच्छे अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में आपका पानी का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा बाय माय जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है. दिस इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो ये बात याद रखना कि अगर आपके पास इनका नंबर ज्यादा है, तो इनका नंबर ज्यादा नहीं होता वैसे हमारे अंदर, इट विल बी अराउंड लाइक 15%. लेकिन इनका पर्पस क्या होता है, जितना लंबा हेनरीज लूप उतना ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन. इतना फिलहाल के लिए याद रखो, जितना लेंथ होगा ना हेनरीज लूप का उतना ही ज्यादा आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन आप यहाँ पे कर लोगे. आप अगर ये लॉजिक याद रखते हो तो आप सोच सकते हो कि आपके कैमल के पास ये ज्यादा होने चाहिए. कैमल शुड हैव मोर नंबर ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. वो ऐसी जगह पे रह रहा है जैसे जहां पे उसे पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करना है, रीअब्जॉर्ब करना है. सो दे शुड हैव अ मोर अमाउंट ऑफ दिस काइंड ऑफ नेफ्रॉन. बट हमारे अंदर ये होता है आपके से 15%. ठीक है, तो ये एक चीज आप क्लियर कर याद रखना. दीज आर द टू काइंड ऑफ नेफ्रॉन, शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, इरम बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है. इसमें होगा लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा. कॉर्टिकल नेफ्रॉन में भी वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे किया जाएगा, याद रखना. बट अगर आपको एक्सेस में करना है, इफ यू वांट टू एब्जॉर्ब द वाटर इन मच मोर हायर एक्सेस, देन यू विल हैव योर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन विल प्ले द रोल. राइट, ऐसा नहीं कि वहां पे कम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है उससे हमें यहाँ पे, ऐसा नहीं है. बट व्हेन देयर इज अ सिचुएशन व्हेन यू नीड टू एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर, देन ये नेफ्रॉन आपके यहाँ पे ज्यादा मदद करते हैं आपके यहाँ पे. राइट, सो दीस आर द नेफ्रॉन व्हिच विल प्ले अ रोल इन द मोर वाटर एब्जॉर्प्शन देन द दिस वन. राइट, ये डिसएडवांटेजेस नहीं है, प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट. ठीक है, ओके. सो दीज आर द नेफ्रॉन्स यू हैव टू नो. ये दो टाइप के नेफ्रॉन याद रखना. लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस राइट नाउ. अभी के लिए इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखो. ओके, कितना परसेंटेज यहाँ पे आ रहा है वो आपको याद रखना है. नेफ्रॉन विल हैव योर पीसीटी, डीसीटी, योर रेनल कॉर्पसेल्स. क्या होता है इतना याद रखना. कहाँ पे मुझे मिलेगा देखने के लिए याद रखना. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस पिक्चर, कौन सी ब्लड वेसल आ रही है और वो ब्लड वेसल आपके यहाँ पे क्या बना रही है. इट इज मेकिंग माय ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस आर नथिंग बट माय टैंगल बॉल ऑफ कैपिलरीज. और यहाँ से ही आपका फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा और यही बॉल ऑफ कैपिलरीज फिर आपको एक और ब्लड वेसल बना के देगी एंड दैट इज कॉल्ड एज माय इफरेंट आर्टरियोल्स. इफरेंट आर्टरियोल जो होती है उनका डायमीटर यहाँ पे छोटा होता है, एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर यहाँ पे आपका बड़ा होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस आप यहाँ पे एक हाई प्रेशर आप यहाँ पे जनरेट करते हो. यू आर एबल टू जनरेट अ हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे. और जैसे आपने यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पे जनरेट कर लिया, देन दैट कैन एक्चुअली हेल्प इन माय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या मैं कहूंगा फिल्ट्रेशन में यहाँ पे आपका मदद करता है. सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. इसको आप और डिटेल में आप देखोगे बाद में, बट अभी के लिए इतनी बात याद रखना. देन यू शुड नो व्हाट आर माय पीसीडी, डीसीटी. कलेक्टिंग डक्ट सिंगल एक नेफ्रॉन का नहीं होता. मल्टीपल नेफ्रॉन विल हैव अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट. सो 4-5 नेफ्रॉन का एक कलेक्टिंग डक्ट आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए, जिसके अंदर आप अपना सामान आप डंप करोगे. ओके, एंड देन वी हैव टू नो कि आपका पैसेज क्या होता है. कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जाएगा मेरा पेपिलरी डक्ट के अंदर, यहाँ से जाएगा माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से जाएगा मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से इट विल गो इनटू द रेनल पेल्विस, एंड देन वहां से इट विल गो इनटू योर यूरेटर, एंड देन वहां से ब्लड अगेन. दिस इज हाउ द यूरिन इज गोइंग टू पास इन दिस. समवन हैज अ क्वेश्चन. बेटा बताइए. अरे आकृति क्या सवाल है आपका, बोलिए. आकृति बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को, क्लिक ऑन द अनम्यूट वाला बटन. राइट, ओके, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. हाँ, बताओ ध्रुव क्या सवाल है आपका. सर जैसे कि अगर एक पर्सन डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है, उसको ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करना है, तो जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होगी वो ज्यादा वर्क करेगी या फिर दोनों क्या बोलते हैं एक साथ? नहीं, so बेसिकली ठीक है, जक्स्टामेडुलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन जैसे काम करे वैसे ही वो काम करेंगे. अगर किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन हो चुका है ना, तो वहां पे आपके हार्मोन्स यहाँ पे आपके रोल प्ले करता है. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपके कुछ हार्मोन्स यहाँ पे आएंगे. लाइक यू हैव दिस वन हार्मोन कॉल्ड एज माय एडीएच. एक हार्मोन आपके यहाँ पे होता है जिसका नाम आपका यहाँ पे होता है एडीएच करके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका एक और नाम यहाँ पे होगा, इट इज बीन आल्सो नोन एज योर वैसोप्रेसिन. ये हार्मोन आपका आएगा ब्लड के अंदर ज्यादा, और ये हार्मोन जाके कलेक्टिंग डक्ट को जाके बोलेगा कि आप ज्यादा पानी को निकाल लो. It will go and tell the collecting duct and DCT to reabsorb more amount of water. तो बेसिकली अगर मुझे डिहाइड्रेशन हो रहा है
तो ये हार्मोन का लेवल मेरे बॉडी में ज्यादा होगा, एंड दिस हार्मोन विल कीप ऑन गोइंग एंड टेलिंग द डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट टू रीएब्सॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो इससे क्या होगा, जो मेरा यूरिन बनेगा ना वो कम बनेगा, एंड इट विल बी अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन व्हिच विल हैव अ लेस वाटर एंड मोर यूरिया। तो हाँ, अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है देन हार्मोन आपके यहाँ पे मदद करते हैं टू मेक श्योर दैट कि आपके बॉडी के अंदर पानी का बैलेंस मेंटेन रहे। आपके नेफ्रॉन वहां पे जैसे काम करे वैसे ही काम करेंगे, दे विल नॉट डू समथिंग स्पेशल, बट द हार्मोन विल गो एंड टेल देम टू डू समथिंग स्पेशल। ठीक है, बोलिए इरम, बताइए। सर वहाँ पे ADH क्या लिखा है आपने? एडीएच के नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है वेसोप्रेसिन। एडीएच स्टैंड फॉर माय एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पढ़ेंगे इसको भी, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न दिस। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। तो ये सब आपको यहाँ पे रखना है याद, और लेट्स रैप दिस अप राइट नाउ। इसको हम यहाँ पे रैप करते हैं। जितना आज कराया गया उसे एक बार देख जाना, एंड या दैट्स इट। अभी हम मिलेंगे वापस से मंडे को। सो मंडे को ये आगे बढ़ाएंगे। मंडे को जब आपका लेक्चर खत्म होगा, सो यू विल बी हैविंग अ मच मोर क्लैरिटी कि पीसीडी क्या कर रहा है, हेनरिस लूप क्या कर रहा है, और मैंने यहाँ पे डीसीडी क्या कर रहा होता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो आप यहाँ पे सीख लोगे। सो दैट्स व्हाट वी विल डू। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी हैव डन, आप पूछ लो। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही है एंड द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक यू कैन हैव अ लुक एट दिस पिक्चर मल्टीपल टाइम्स। एक ही पिक्चर मैंने बार बार इसलिए लगाई ताकि आप उसे बार बार देख के आप उसे याद रख लो, एंड यू रिमेंबर कि कहाँ से आपका यहाँ पे क्या चीज आपकी आ रही है। सो दैट्स व्हाई वी हैव शोन यू ऑल द आर्टरीज। इवन तो ये सारी ब्लड वेसल को आपको याद नहीं रखना, बस आपको मेन आती कहाँ से एफरेंट आर्टरी वो बताना था आपको यहाँ पे। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दिस। ऑलराइट पीपल, ऑलराइट, चलिए बताइए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। अगर सवाल नहीं है देन वी कैन रैप अप। हैव समथिंग बिफोर यू हैव अ नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय 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 बाय, गुड नाइट, या बाय। बाय इधर बताइए क्या सवाल है आपका। बाय कविता, बाय। बेटा आवाज कट रही है आपकी, आवाज बोलना। सर बता दीजिए। डीसीटी का रोल या फुल फॉर्म? सर फुल फॉर्म। डिस्टल, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डीसीटी। रोल्स हम मंडे को देखेंगे।